ज़ुहैब और शानज़ा की ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ हो चुका था। इब्तदाई चंद रोज़ तक तो ज़ुहैब शानज़ा की जानिब से इन सवालात का मुंतज़िर ही रहा कि इसने शरीके हयात के लिए इसी का इंतखाब क्यों किया। ताहम इसकी जानिब से खामोशी पर ज़ुहैब ने एक रोज़ बातों ही बातों में खुद ही जता दिया, मेरे माइंड में लाइफ पार्टनर का एक ही स्केच होता है। अच्छा, क्या स्केच था आपके माइंड में? शानज़ा ने इसकी आंखों में झांका। ताबेदारी और वफादारी तो सबसे पहले ज़रूरी है। शोहर की मर्जी के खिलाफ औरत को कोई काम भी नहीं करना चाहिए। मैंने सना को भी यही समझाया था और इसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इसने तफाखुर से बताया, ओके, मेरे माइंड में भी लाइफ पार्टनर का एक स्केच था, लेकिन है मेरे वालिदैन ने यकीनन कोई बेहतर ही फैसला किया होगा। बाकी मेरे ख्याल में शोहर को भी इज्जत देने का फ़ान आना चाहिए। ये ताली तो दोनों हाथों से बजती है, इज्जत और तवज्जो देने से ही मिलती है। वो साफ गोई से बोली। ज़ुहैब मुज़तरिब अंदाज से अपनी नौ बेअता का ये रूप देखने लगा। इसे धीरे धीरे ये अंदाज़ा होने लगा कि अपनी ज़ाहिरी शख्सियत के बरक्स शानज़ा बेहद मुँहफट और बेलगाम लड़की है। मुकाबिल के लिए उधार रखना तो इसे आता ही ना था, लेकिन वो इस बात से लाइल्म था कि वालिदैन ने शादी भी इसकी मर्जी के खिलाफ तय की थी। वो अपने इलाके के एक ऐसे नौजवान को पसंद करने लगी थी जो इनके फ़िरके से ताल्लुक़ ही नहीं रखता था। वालिदैन ने जज्बाती इस्तेहसाल का आज़री सहारा लेकर इसे ज़ुहैब से शादी करने के लिए राज़ी तो कर लिया, लेकिन वो ठहरी औरत ज़ात अवलीन मोहब्बत की हलिश दिल से क्यों कर निकाल पाती। निकाह के मुक़द्दस बंधन में बंध जाने के बावजूद इसके दिल का एक कोना अदनान की यादों में गुम रहा। ज़ुहैब की ज़ुबान से सना का जिक्र सुनकर यह कसक यकदम शिद्दत इख्तियार कर गई। इसी जज्बे और हसद से मगलूब होकर वो ज़ुहैब से कहने लगी, मुझे माजी में रहने और इससे कंपैरिजन करते रहने वाले लोग भी पसंद नहीं हैं। इंसान को इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए कि वो अपने हाल में रहकर इसे यादगार बना सके। सना कौन थी, क्या करती थी, कैसे रहती थी, इस घर पर क्या असर था, इसे आपने क्या समझाया, इसने कहाँ क्या किया, इसने कहाँ क्या कंप्रोमाइज़ किए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मैं शानज़ा हूँ और मेरा अपना लाइफस्टाइल है। मैं अपना रिश्ता और घर किसी की मिसाल के सामने रख कर नहीं चलाऊंगी। मेरी अपनी एक फ़िलासफ़ी है, मैं इससे हट कर नहीं चल सकती। ज़ुहैब इस दो टोक अंदाज पर शिश्दर रह गया। इसी लम्हे इसे सना की कई खूबियाँ याद आई और फिर इसके बाद एक और परछाई झलक दिखाने लगी, माहम ज़ुबैर, जिसके ताबेदारी और खलूस में इसे कोई भी शुबा नहीं था। माहम की याद आते ही इसके अंजाम ने दिल में एक जोरदार चुटकी भरी। ज़ुहैब के इन ख्यालात में शानज़ा की आवाज़ ने हलल डाल दिया। मेरे फाइनल सेमेस्टर की फीस पे करनी है। किस खुशी में? वो रुखाई से बोला। शानज़ा इस अंदाज पर साकित रह गई। क्या मतलब किस खुशी में? आपकी मामा ने कमिटमेंट की थी कि शादी के बाद मेरी तालीम मुकम्मल करवाएंगी। मुझे ऐसी कोई कमिटमेंट याद नहीं। इसने मजीद रुखाई दिखाई। दिस इज़ नॉट फेयर। वो तड़प उठी। ज़ुहैब ने इसे नज़रअंदाज किया, अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उस पर मसरूफ़ हो गया। मेरे वालिदैन ने इसी शर्त पर रिश्ते की हामी भरी थी कि शादी के बाद तालीम नहीं रुकेगी। वो एक बार फिर जोर देते हुए बोली, निकाह नामे पर ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी गई थी। अगर लिखी भी होती तो अब मेरी मर्जी से ही तुम्हें हर कदम उठाना है। ज़ुहैब ने सख्त मोहरी से जवाब दिया। और आपकी मर्जी क्या है? शानज़ा की हलक में एक आंसुओं का फंदा साटका। बरसों से देखे ख्वाब एक लम्हा भर में चकनाचूर होते महसूस होने लगे। बस पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब घर संभालो, दैट्स इट। वो दो टोक अंदाज में बोला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग इस हद तक बदअहद होंगे। मेरे वालिदैन से झूठ बोल कर रिश्ता किया आप लोगों ने। आंसुओं का फंदा मजीद गहरा हुआ। झूठ तो तुम लोगों ने बोला था, बल्कि एक शानदार ड्रामा क्रिएट किया था। इसने तंज किया। कैसा ड्रामा? हमने किस मौका पर झूठ बोला था? वो तड़प कर रह गई। सेकंड स्टेज कैंसर, प्रॉपर्टी इश्यूज, बस रिश्ता करवाने की हद तक थे। मैंने तो आज तक तुम्हारे वालिद को किसी अस्पताल जाते या कोर्ट का चक्कर लगाते नहीं देखा। बेटी बोझ बन गई थी तो कोई और बहाना बना लेते। इस तरह इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? इसने इत्मीनान से एक और तंज किया। शानज़ा हैरत और सदमे से इसका चेहरा देखने लगी। इसकी आंखों में एक कसक को हसरत हिलकोरे लेने लगी। अल्फाज कंग हो गए। शानज़ा की इस कैफियत से महजूज होते हुए ज़ुहैब ने अपनी तमाम तर तवज्जो मोबाइल फ़ोन की जानिब मबजूल कर ली। हमज़ा अपनी हिकमत अमली की जुज़ियात काफ़ी हद तक तय कर चुका था और इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पहले कदम के तौर पर ज़ुहैब के घर जा पहुंचा। घंटी बजाने पर दरवाज़ा खोलने के लिए आने वाली शख्सियत को देखकर इसके वजूद में एक शोला सा भड़क उठा। इसके सामने संजीदा सूरत और आंखों में कदरे बेजारी की कैफियत लिए एक खातून खड़ी थी, जिसे थोड़ी सी रियायत के बाद ही लड़की कहा जा सकता था। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? यकीनन ज़ुहैब से ही मिलना होगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो भी घर नहीं है, आप बाद में आइएगा। इसने हस्बी आदत फराटे भरते हुए कहा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं घर पर इंतजार कर लो। हमज़ा ने शाइस्तगी से जवाब दिया। आप चाहें तो राबिया आंटी से पूछ सकती हैं मुझे अंदर बुलाना चाहिए या नहीं। हमज़ा ज़ुबैर नाम है मेरा। हमज़ा ज़ुबैर वही तो नहीं जिसकी बहन ने? शानज़ा बात करते करते एकदम खामोश होगी। इसने राबिया और ज़ुहैब से एक बार हमज़ा के अहल-ए-खाना पर पढ़ने वाले उस्ताद का जिक्र सुना था। जी हाँ, वही। हमज़ा ने होंठ बींच कर जवाब दिया। शानज़ा कदरे हिफ़्फ़त ज़्यादा दिखाई देने लगी, ताहम हस्बे आदत अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहने लगी, अम्मी तो सो रही हैं, बहरहाल आ जाओ अंदर, ज़ुहैब आते ही होंगे। हमज़ा ने ताज़ीमी अंदाज में सर झुकाया और नहायत मतानत का मुजाहरा करते हुए ड्राइंग रूम में आ बैठा। चाय पियोगे या ठंडा? इसने लठमार अंदाज में दरियाफ्त किया। वो फिल वक्त आसिफ जिन जलाहट और इसराब का शिकार थे। हमज़ा मुतज़ब्ज़िब दिखाई दिया। अब ये मत
कहना कि इसकी भला क्या जरूरत है। हमजा इसकी कैफियत का बगौर मुशाहिदा कर रहा था। शाहनजा आदतों मिजाज से अपने हस्बे हाल ही महसूस हुई थी। जो भी पिला दें आप, वह नजरें झुकाए ही कहने लगा। शाहनजा इस बात का कोई भी सख्त जवाब देना चाहती थी, लेकिन हमजा के चेहरे और नजरों से झलकती शराफत ने कुछ कहने से बाज रखा और वो खामोशी से चाय बनाने चल दी। बावर्ची खाने में काम के दौरान वो अपने दिलो दिमाग पर सुकून रखने की कोशिश करने लगी। इसके रगो पैर में इस तराब व वहशत के सिवा कुछ भी न था। शादी के बाद किसी एक दिन भी खुशी या इत्मीनान नसीब नहीं हुआ था। आए रोज के झगड़े और बहस एक मामूल बन चुके थे। शाहनजा से ज़ुहैब की खुद पसंदी बुनरा सिफ्ती बिल्कुल भी पोशीदा नहीं रह सकती थी। इसके आइडियल लाइफ पार्टनर में शोहर का ऐसा रूप बिल्कुल फिट ना पड़ता था। वो तड़क का जवाब देने से बिल्कुल गुरेज ना करती। नतीजा एक जोरदार मुबाहसे और फिर एक लड़ाई की सूरत में बरामद होता। इस झगड़े का अख्ताम भी एक नए आज़ार को जन्म दिया करता। दोनों फ्रीकैन की अनापसंदी इन्हें सुलह के लिए पहलू पर रोके रखती। घरेलू माहौल इस कदर तनावज़दा हो चुका कि राबिया अक्सर दिन के औकात में भी सुकून आवर गोलियों का इस्तेमाल करने लगी और अब भी वो ऐसी ही एक सुकून आवर दवा के जेर असर सो रही थी। चाय बनाने के बाद इसने एक कप हमजा को थमाया और दूसरा खुद लिए इसके मुकाबले सोफे पर बैठ गई। हमजा मुकम्मल शौरी कोशिश के तहत अपना बेहतरीन तासुर कायम करने में जुटा हुआ था। चाय का पहला घूंट लेते ही वो तौसीफी अंदाज में कहने लगा, चाय बहुत टेस्टी बनी है। अपनी मामा के बाद मैंने ऐसी टेस्टी चाय आज पहली बार पी है। हाँ, मेरे हाथ की चाय सभी शौक से पीते हैं, इसने तफाहुर से जवाब दिया। ताम नजरों में बेचैनी और एक खलिश वाज़ेह थी कि मौजूदा जिंदगी में से कैसी नापसंदीदगी और नुक्ताचीनी का सामना है। यकीनन पीते होंगे, बहुत आउट क्लास है, इसने फराह दिली से सराहा। ज़ुहैब को कब से जानते हो तुम? शाहनजा ने यकदम पूछा। जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए, तकरीबन 8 साल। हमजा के इस जवाब पर शाहनजा हनकारा भरकर खामोश हो गए। चल हमें मजीद खामोशी में बीत गए। कहाँ रह गए हैं ये? अभी तक नहीं आए। हद होती है बेपरवाही की। वो गुस्से में बड़बड़ाई, किसी जरूरी काम में बिजी होंगे। फोन करके पता करती हूँ, वरना फिर चीख चहाड़ा मचा देंगे, इसने बेहतियार कहा। हमजा इसकी अजियत नुमा बेबसी और चीख चहाड़ा की अस्तला पर जहरीला मुस्कुरा कर रह गया। इसने चाय का कप खाली करके एक पाइप पर रखा और इत्मीनान से शाहनजा की हरकतों सुकनात का जायजा लेने लगा। वो इसकी आंखें और चेहरा किसी खुली किताब की तरह बआसानी पढ़ रहा था। शाहनजा ज़ुहैब की खुद पसंदी, अना परस्ती और खुद सरी के बायस अपनी खुद एतमादी, इज्जत नफ्स और ज़ाती वकार से महरूम होकर नहायत मुंतशिरुल आसाब की हामिल बन चुकी थी। कुछ ही लम्हों बाद इसके चेहरे की हवाइयां उड़ती हुई महसूस होने लगी। क्या हुआ है शाहनजा जी? एनी प्रॉब्लम? वो नरमी और मतानत से पूछने लगा। फोन पता नहीं कहाँ रखकर भूल गई हूँ, वो हादसा होने लगी। हमजा आंखें सुकेड़ कर इसे गौर देखने लगा। इसकी हरकत में रत्ती बार भी मसनूई पनता था। अगर आप माइंड न करें तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। इसने मजीद शाइस्तगी से शाहनजे को मुखातिब किया। कैसे? तुम्हारी हवाई चीजों से राब्ते हैं क्या? वो झंझला कर बोली। ये झंझलाहट फितरी तौर पर इसके मिजाज का हादसा थी। आप अपना नंबर बताइए, मैं रिंग कर देता हूँ, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। शाहनजा इसके पेश पर चंद लम्हों के लिए मुतज़ब्ज़िब हुई, फिर दीवार पर लगी घड़ी पर निगाह पड़ते ही किसी फैसले पर पहुंचकर अपना नंबर बताने लगी। हमजा ने वो नंबर डायल किया तो दूसरी जानिब घंटी बजने की माध्यम से आवाज सुनाई देने लगी। इसके साथ ही वो कहीं दूर से मोबाइल फोन की रिंगटोन बजती हुई महसूस होने लगी। किचन में है मेरा मोबाइल। शाहनजा ने अपनी पेशानी पर हाथ मारा और किचन की जानिब लपक कर मोबाइल उठा ले। इसके बाद वो उजलत में ज़ुहैब का नंबर मिलाने लगी। हमजा को इसकी बेचैनी और हरकत बहुत महसूस कर रही थी। इससे अंदाजा हो गया कि ज़ुहैब को अगली चोट पहचानने के लिए इसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहाँ रह गए हैं आप? आपका वो मेहमान कब से यहाँ आया बैठा है? अगर किसी को टाइम दिया है तो खुद भी टाइम पर घर आ जाना चाहिए। वो हस्ब आदत बिला तकान बोलती चली गई। बिजी हूँ इस वक्त मैं। ज़ुहैब की मसरूफ आवाज़ हमजा को कदरे फासले पर भी सुनाई दी। अगर बिजी थे तो आपका काम नहीं बनता था कि एक फ़ोन या टेक्स्ट करके उसे आने से ही मना कर देते, एक्सक्यूज़ कर लेते? हद होती है बेपरवाही की भी। वो अपनी आवाज़ कदरे पस करते हुए बोली। भोंगती रहो, तुम्हें तो आदत है। इसे वापस भेज दो, फिलहाल मैं खुद इससे बात कर लूंगा बाद में। ज़ुहैब ने गुस्से से कहकर फोन बंद कर दिया। शाहनजा इन अल्फाज और अंदाज पर शायद अहानत महसूस करने लगी। इसका चेहरा सुर हो गया। वो बिजी है अभी, तुमसे बाद में बात कर लेंगे। शाहनजा भिंजी हुई आवाज में बोली। ओह इट्स ओके, गलती मेरी ही है, मुझे फोन करके आना चाहिए था। हमजा ने शाइस्तगी से जवाब दिया, फिर एक तवक्कुफ के बाद अपना फोन निकाला और शाहनजे का नंबर डिलीट करके मोबाइल इसके सामने कर दिया। शाहनजा इस हरकत पर चौंक कर इसे देखने लगी। इसकी नजरों में सत्ताइश और दिलचस्पी के रंग उमड़ आए। हमजा अलविदाई कलिमात की अदायगी के बाद घर लौट आया। वह अपनी कारकर्दगी और नताइज से कुल्ली तौर पर मुतमईन था। सुकून बख्श अद्वियात के जरिए असर ख्वाबिदा ज़ुबैर को यकदम ही किसी तलहीर का एहसास हुआ तो वो बेदार हो गए। प्यास ने यकदम ही शिद्दत इख्तियार कर ले। गुलनाज तो हमेशा पानी का बड़ा जग और गिलास मेरे सरहाने रखा करती थी, आज वो कैसे भूल गई? उन्होंने हैरत से सोचा। गुल मुझे पानी पिलाना जरा। उन्होंने अपनी शरीक हयात को आवाज़ देनी चाहिए, लेकिन अल्फाज टूट फूट कर बरामद हुए तो सबसे पहले बेयकीनी ने जहन को शदीद झटका दिया। मैं गुलनाज को आवाज़ क्यों नहीं दे पा रहा? भला मेरी गोयाई को क्या हो गया? जहन में एक बार फिर सोच उभरी। गुलनाज उन्होंने एक बार फिर आवाज देते हुए बिस्तर से उठना चाहा तो बदन ने जुम्बिश से ही इनकार कर दिया। जहन को एक और झटका लगा। धीरे से बाएं तरफ गर्दन मोड़ी तो हमजा के ख्वाबिदा चेहरे पर निगाह पड़ते ही दिल में जोरदार चुटकी भरी गई।
हवास अब मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुके थे। इन्हें अपनी मौजूरी और दीगर हालात पल भर में ही याद आ गए। इसी लम्हा दाएं दीवार पर नस्ब एक दीवार पर पड़ी। इस लम्हे में वो गुलनाज के हमरा नहायत खुशगवार अंदाज में खड़े थे। गुलनाज, कहाँ चली गई तुम? मुझे तनहा छोड़कर कहाँ चलेगी? तुम तो कहती थी कि जिंदगी भर मेरा यूं ही साथ दोगी, कभी अकेला ना छोड़ोगी, फिर ये बेवफाई क्यों? जवाब नदारत। उन्होंने कर्ब से आंखें मींची और गर्दन का रुख दूसरी सिमत कर लिया। आसाब के लिए आजमाइश वहां भी मौजूद थी। इस दीवार पर जुबैर के वालिदैन की तस्वीर आवेजा थी। शहर के बेहतरीन मुसव्वर से बनवाया गया स्केच बिल्कुल हकीकी तस्वीर ही महसूस हुआ करती थी। जुबैर का दिल हलिस से मामूर हो गया। इन्हें वालिदैन की निगाहों में अपने लिए सख्त तासुफ महसूस हो रहा था। जुबैर ने निगाहें चुरा ली। हलक के कांटे शदीद तर हो गए। एकदम ही माहम नजरों के सामने आ गई। माहम, माहम, कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार में? कहाँ कोताही कर दी थी हमने जो तुम ऐसी राह पर चल निकली? इनके दिल से एक हुक बरामद हुई। बहुत एतबार किया था तुम पर, खुदा की कसम बहुत एतबार था तुम पर। आंखों में आंसुओं की नमी छलकी, पाँव में ठंडक का एक अजीब एहसास सरायत कर गया। एतबार, हाँ एतबार। ये एतबार सिर्फ माहम पर ही नहीं, एक और रिश्ते पर भी किया था। बाहमी एतबार के इस रिश्ते का कत्ल ही इन्हें इस मोड़ तक लेकर आया था कि यूं बिस्तर नशी होकर एक मुलाजम और फिर बेटे की वक्त और तवज्जो के मोहताज हो गए थे। उन्होंने एक नजर दोबारा ख्वाबिदा हमजा पर डाली जो हमा वक्त इनकी सेहत के लिए परेशान रहता था। वो आज तक ये ना बता सके थे कि इन्हें किस इंकशाफ ने इस हद तक पहुंचाया। बदन में सरायत होती ठंड पिंडलियों से होती हुई टांगों में दराई। तहय्युल में वो मंजर उजागर हो गए जब रस्म कुल के रोज गुलनाज को अस्पताल ले जाने के बाद वो उसे घर में अपना ATM कार्ड लेने आए थे। माम के कमरे पर नजर पड़ते ही जहन में ख्याल कुल बुलाया। वो उसकी किताबों, पुरानी डायरियों और मोबाइल फोन की तलाशी लेने लगे। मोबाइल की चंद अहम ऐप्स पर हस्बे रिवायत कुफल लगा था। उन्होंने बिला इरादा ही गैलरी खोल ली जहाँ एक क़यामत उनकी मुंतज़िर थी। गैलरी में ऐसा हालिया मवाद भी खुदकार अंदाज में डाउनलोड होकर महफूज हो चुका था जिसे किसी ने गुज़श्ता रात भेजा था। व्हाट्सएप पर ऑटो डाउनलोड सर्विस ने इसे खुद ही नहायत जिम्मेदारी से गैलरी की राह दिखा दी थी। जुबैर का हर एक मसाम पसीना उगलने लगा। उन्होंने बिला सोचे समझे वो मोबाइल फोन ऑफ कर दिया। इनके हवास मुतहय्यल हो चुके थे। बदन की ठंडक अब घुटनों तक चली आई। ATM से पैसे निकालकर अस्पताल पहुंचाने तक वो मोबाइल किसी अंगारे की तरह जेब में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहा। अस्पताल में रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के बाद वो एक फैसले पर पहुंच गए। इस रात आखिरी पहर के बाद वो कब्रिस्तान पहुंच गए और माहम की कब्र की गीली मिट्टी में एक शगाफ डालकर वो मोबाइल फोन अंदर फेंक दिया। इसके बाद वो कितनी ही देर इस कब्र से लिपट कर रोते रहे। ठंडक धीरे धीरे बालाई दर में सरायत कर गई। जुबैर अली वल्द अली हसन, वक्त खत्म हो गया है, चले आओ, सदा सुनाई दी। कनपट्टियों पर आंसुओं की मिकदार कई गुना बढ़ गई। इसी स्नाह में माहम भी वहां चले। इसकी आंखों में नदामत और गुरेज था। जुबैर ने उसे देखकर रुखाई से मुंह मोड़ लिया। इसने मुल्तजी नजरों से जुबैर की सिमत देखा और सहारा देकर इन्हें बिठा दिया। जुबैर को अपना वजूद रूई से भी हल्का फुल्का महसूस हुआ था। उन्होंने हैरत से अकबी सिमत मुड़कर देखा। नहीफ, लाचार, बेहस हरकत वजूद बिल्कुल ही साकत हो चुका था। अगले ही लम्हा इन्हें गुलनाज और वालिदा भी दिखाई। वो इन चारों की मय्यत में एक नई मंजिल की जानिब रवां दवा थे। शानजा से पहली मुलाकात को एक हफ्ता बीत चुका था। हमजा बज़ाहिर अपने रोज़मर्रा मामलात में मसरूफ़ हो चुका था। हम इसका जहन शानजा और ज़ुहैब के बाहमी मामलात में उलझा रहता था। इनकी चपकलिश और जहनी हम आहंगी का फुकदान इसे बेहद सुकून फराहम किया करता था। इस रात भी वो इनकी चपकलिश से फ़ायदा उठाने की बाबत सोचते हुए काफ़ी देर से सोया था। अगली सुबह जुबैर को नाश्ते के लिए उठाने लगा तो सीने का महसूस ज़ेरोबम मौजूद ना देखकर दीवानावार इन्हें झंझोड़ने लगा। बाबा उठे, बाबा फरगाट से आंखें खोले। वो इनके पपोटे अपनी उंगलियों से उठाकर खोलने लगा। उठ जाए ना यार बाबा, मजाक का वक्त नहीं, उठ जाए। वो अब इनका चेहरा दाएं बाएं हिलाने लगा लेकिन बदन तो रूह के पंछी को कब से आज़ाद कर चुका था। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते बाबा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम आप तो मेरा साथ देते। आप भी मामा की तरह बेवफा ही निकले। आपने भी मेरा साथ का ख्याल नहीं रखा। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। किसके सहारे छोड़ कर गई है मुझे? कैसे जीऊंगा मैं? क्या करूंगा मैं? हमजा इनके बिस्तर के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठा फूट फूट कर रोने लगा। इसकी कराहें समाए हराश चीहू में मुंतकिल हो गई। वो अपना सर बिस्तर पर जोर जोर से पटकने लगा। चंद लम्हों बाद इसके हवास साथ छोड़ चुके थे। हमजा के वजूद पर एक क़यामत बीत चुकी थी। इसने किसी ज़ॉम्बी की तरह जुबैर के तदफीन के मराहल मुकम्मल किए थे। इरफान और चंद दीगर करीबी अहबाब ने इसे अपने घर मुंतकिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था लेकिन इसका इनकार इकरार में तब्दील हो के ही ना दे रहा था। मैंने अब जिंदगी गुजारने के सहारे तलाश करने छोड़ दिए हैं, इसने रुखाई से जवाब दिया था। कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता बेटा। तुम इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहोगे? ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मैनेज करोगे? जज्बाती फैसला मत करो, मेरे साथ चले चलो प्लीज़। इरफान ने इसे कायल करना चाहा। मैं दुनिया का पहला इंसान तो नहीं हूँ जिसे तनहा रहना है। दुनिया भरी पड़ी है तनहा लोगों से। जिंदा रहते हैं सब, मरना तो अपने वक्त पर ही है। बाकी रही बात ज़रूरियात ज़िंदगी की तो वो भी कर लूँगा किसी न किसी तरह। आपकी मोहब्बत और हलूस का बेहद शुक्रिया।
इस दो टोक जवाब के बाद इरफान के पास कुछ कहने की गुंजाइश ही न थी। वह तरहम भरी नजरों से भतीजे को देखते हुए वहां से उठ खड़े हुए। हमजा कितनी ही देर हाली जहनी के आलम में वहां खड़ा रहा। रिश्तों के मामले में कल्लाश हो जाने के बाद इसकी जहनी कैफियत में एक तलातुम पैदा हो चुका था, एक भयानक और तबाहकुन तलातुम, जिसकी जद में आने वाला हर शख्स ऐसे ही भयानक अंजाम से दो चार होता है। तलातुम का ये अफरीत ज़ुहैब की ज़िंदगी से जुड़े रिश्ते निगलने के लिए बेताब था और ये मौका भी कुदरत ने इसी रोज़ फराहम कर दिया। इस रात वह शिकस्तगी और पुरमुर्दगी से चूर बदल लिए बिस्तर पर लेटा तो मोबाइल फ़ोन की गुनगुनाहट ने इसे साथ झंझलाहट में मुबतला कर दी। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला नंबर काफ़ी मानूस था। इसकी आंखों में पथरीली संजीदगी धरी। हेलो कौन? वो दानिस्ता तौर पर अनजान बनते हुए बोला। अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रही हूँ शानजा। दूसरी जानब से एक धीमी मुतज़ब्ज़ब आवाज़ सुनाई दी। हमजा के जबड़े भींच के वालेकुम अस्सलाम, कैसे याद किया मुझे? आपके वालिद की डेथ का सुना था, बहुत अफसोस हुआ मुझे। शानजा ने संजीदगी से जवाब दिया। बस ये अफसोस ही रह जाता है, रिश्ते बिछड़ जाते हैं और अपनी जगह अफसोस छोड़ जाते हैं। वो आज़ुर्दगी से बोला। हिम्मत कीजिए हमजा, वो नरमी से बोली। कितनी हिम्मत करूँ, और तकदीर को ये सारी हिम्मत मुझी से क्यों चाहिए अभी? हमजा तल्ख हुआ। मैं आपके वालिद से कभी मिली तो नहीं, लेकिन यकीनन वो बहुत आला ज़र्फ़ और बाकिरदार इंसान होंगे, इसलिए तो आप में भी शराफत और ज़र्फ़ मौजूद है। शानजा ने एक तवक्कुफ़ से कहा। हमजा के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट रेंगी। इस लम्हा वो ऐसे कैसे बताता कि हर शराफत में भी एक शर और आफत बहरहाल मौजूद होती है। हमजा इसी शर और आफत से मगलूब हो चुका था। जी हाँ, ऐसे ही थे वो। हमजा ने गहरी सांस भरते हुए कहा, आपको इस वक्त और मजबूती दिखानी होगी। आई नो आप इस वक्त बिल्कुल तन्हा है, लेकिन हिम्मत से ही अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इसने एक बार फिर रवायती अंदाज में कहा। यह भी ठीक कहा आपने। हमजा को बिलाहिर अपना नुक्ता मिल गया। मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, लेकिन किसी ऐसे इंसान को भी जानता हूँ जो मुझसे भी ज़्यादा तन्हा है। इसकी तन्हाई तो मुझसे भी ज़्यादा भयानक है। वो अपने आसपास करीबी रिश्तों की मौजूदगी के बावजूद एक अजाबनाक तन्हाई का शिकार है। इसके बावजूद जी रहा है, तो मैं उसे देखकर अपनी हिम्मत बंधा लूंगा। मैं भी अपनी ज़िंदगी गुजार ही लूंगा। कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? शानजा बेहतर चौंकी। आपकी, वो दो टोक अंदाज में बोला। आपकी बात कर रहा हूँ। आप जैसी तन्हा और दर्दनाक जिंदगी तो किसी ने भी नहीं गुजारी होगी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, हाँ, वो मेरा मतलब है कि आप ये कैसे कह रहे हैं? इसने खुद को संभालते जवाब दिया। क्योंकि मैं आपके शोहर को अच्छी तरह जानता हूँ। आई एम रियली सॉरी। हो सकता है कि आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन सच तो ये है कि आपके शोहर को सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत है। वो अपने अलावा किसी से मोहब्बत कर सकते हैं ना ही इज्जत। इसने तासुफ़ज़दा अंदाज इख्तियार किया। मेरे शोहर आपके भी तो कुछ लगते हैं। शानजा तंग आकर बोली। जी हाँ, मुझे इस बात से कब इनकार है भला? इनसे कोई रिश्ता था, इसीलिए तो आपसे वाकफियत है। अगर ये वाकफियत ना होती तो मुझे ये कैसे इल्म होता कि इस दुनिया में मुझसे भी तन्हा एक इंसान मौजूद है। हमजा दानिस्ता तौर पर एक ही बात दोहरा कर इसकी दुखती रग दबा रहा था। नतीजा हाथरहा बरामद हुआ। शानजा के लबों से एक सिसकी बरामद हुई और वह आज़र्दगी से कहने लगी, शुक्र है किसी को तो मेरी तन्हाई नजर आई, वरना यहाँ तो यह हाल है कि सगे माँ बाप को भी मेरा दर्द महसूस नहीं होता। वो भी यही समझते हैं कि ज़ुहैब जैसे शख्स से शादी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। इन्हें क्या पता कि ये शादी आपकी बदकिस्मती के सिवा कुछ भी नहीं। सच बताएं, आप ऐसा लाइफ पार्टनर डिजर्व ही नहीं करती। हमजा ने मजीद तासुफ जताया। अच्छा, तो कैसा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हूँ मैं? वो बेख्तियार चौंक कर पूछ बैठी। लविंग, केयरिंग, जिसको आपसे मोहब्बत हो, जो आपकी हर जरूरत का ख्याल रखता हो, आपको इज्जत देता हो, आपके सिवा किसी की जानिब आंख उठाकर भी ना दिखता हो, अपना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके नाम करता हो। हमजा ने इसकी दुखती रग मजीद दबाई। इसे अंदाजा ही ना हुआ कि शानजा किस शिद्दत से माजी के आसेब में जकड़ी गई है। इसे आसपास हर गोशे, हर जर्रे में अदनान की झलक दिखाई देने लगी। हमजा की जुबान से ये हमदर्दी के बोल सुनने के बाद तो ये हसारा और भी शदीद महसूस हुआ। आंसू किसी जड़ी के मानी आंखों से बहते चले गए। कई लम्हे इसी तरह खामोशी में बीत गए। शायद आपने मेरी बात का माइंड किया है। आई एम रियली सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं है, बस जहन किसी और तरफ चल निकला है। आपसे फिर बात होगी। हमजा टेक केयर। इसने खुद पर काबू आते हुए कहा। मैं समझ गया, आप शायद कुछ देर अकेला रहना चाहती हैं, या शायद मुझे ये कहना चाह रही हैं कि आप कुछ देर के लिए अंदर बसी एक दुनिया में वक्त गुजारना चाहती हैं। ओके, नो इशू। हमजा ने इत्मीनान से अगला दाव खिला। शानजा इसके कामिल अंदाजों और अपनी जहनी कैफियत को यूं आसानी से समझ लिए जाने पर हैरान थी। इसने अलविदाई कलिमात की अदायगी के बगैर ही फोन बंद कर दिया और तकिए में मुंह छिपाए फूट फूट कर रोने लगी। हमजा कदरे आसूदगी महसूस करने लगा।